ओके, देन फाइन, हम लोग अपना आज का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मैं एक बार उनसे आपको अवगत कराता हूँ कि आपका CSAT आप तो अक्टूबर में अप्लाई करने वाले हो, अक्टूबर में दोगे एग्जाम अपना ना? ओके, चलो तो समझते हैं एक बार। हम लोग बात करें अपना CSEET, इसका फुल फॉर्म पता है आपको क्या होता है? कंपनी सेक्रेटरी, क्या होता है? एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, पता है ना, राइट? अब अगर बताएं तो CSAT अगर पहले की थोड़ा सा बात करें तो पहले ये आपका जो CSAT था दैट वाज टोटली ऑन MCQ बेसिस, टोटली MCQ था। और अच्छा बात ये था कि इसके जो एग्ज़ाम होते थे ना वो आपका ऑनलाइन मोड में होते थे, अगर मैं पहले की बात कर रहा हूँ, पहले की बात कर रहा हूँ। लेकिन इस जून 26 ऑनवर्ड्स जितने भी एग्ज़ाम होंगे दैट ऑल एग्ज़ाम विल बी ऑफलाइन। इंस्टीट्यूट खुद से इसको चेंज कर दिया। और जब पहले ऑनलाइन था ना तो इसके अंदर में जो सब्जेक्ट्स थे ना, बहुत सारे सब्जेक्ट्स फालतू का वहीं ऐड ऑन कर दिया था, पता नहीं वो लोग क्या मतलब भांग वांग फूक के बना दिया था सिलेबस। बट अभी जो आपके पास जो सिलेबस दिया गया है, इन लोगों ने बहुत अच्छा सिलेबस ड्राफ्ट किया है। क्योंकि अगर थोड़ा सिलेबस को लेके बात करें तो लेट मी टेल यू एंड आई वुड सजेस्ट कि जो सिलेबस है एक बार आप भी इसको नोट कर लो, सिलेबस क्या क्या है एक बार थोड़ा नोट कर लो क्या क्या है। तो सुनो, सबसे पहला जो आपका सब्जेक्ट है इसमें आपका अकाउंटिंग है, इसलिए मैंने पूछा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा सा उस सब्जेक्ट के ऊपर में काम भी करना शुरू करेंगे। तो आपके सब्जेक्ट में अकाउंट्स भी दिया गया है। एंड अगर आपने 11-12 अकाउंट्स अगर अच्छे से किया होगा बेटा तो यू विल गेट टू नो कि आपका अकाउंट्स जो 11-12 है उन दोनों का मिला के मिक्स करके दिया गया है, ठीक है ना, मतलब वही सारे चैप्टर्स हैं। आई नो मे बी आप 11-12 जब अकाउंट्स पढ़ा होगा तो आपको ये नहीं पता कि अगर कोई चैप्टर आप नॉर्मली पढ़ रहे हो तो आप क्यों पढ़ रहे हो, उसके पीछे का है वो शायद लॉजिक मिसिंग होगा। इसीलिए बहुत सारे बच्चों को अकाउंट से डर लगता है या उसको उस पर या फिर उसमें उनको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, इंटरेस्ट नहीं आता है। बट आई विल मेक श्योर कि अकाउंट्स आपका बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है। जब आप इसको प्रॉपरली करोगे तो यू विल गेट टू नो। एक बार फैन बंद कर दो ना, ठीक है ना। तो ये आपको नॉर्मली थोड़ा देर बाद जानने को मिलेगा, और थोड़ा देर मतलब कि जब हम लोग धीरे धीरे क्लास आगे करेंगे तो यू विल गेट टू नो। अच्छी बात ये है कि ये अकाउंट आपका पूरा पूरा 100 मार्क्स का पेपर है, और ये एग्जाम्स के अंदर में पूरा पर ये आपका सब्जेक्टिव रहने वाला है, मतलब वो लोग क्या है, डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है। जी हाँ, रिटेन एकदम आपको जैसे आप 11-12 में लिख के आए हो ना वैसे ही आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। दूसरा जो आपका सब्जेक्ट है दैट इज बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन ये भी आपका 100 मार्क का पेपर है, बिजनेस कम्युनिकेशन। आप मुझे बताओ आपका इंग्लिश ग्रामर कैसा है? एवरेज। आपने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव ये सब तो आपने पढ़ा ही होगा, नरेशन पढ़ा होगा, और कम्युनिकेशन पढ़ा है, कम्युनिकेशन जैसे कि फॉर्मल कम्युनिकेशन। ओके, तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। हाँ, ये पूरा पूरा हमें फुल फ्लेज हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। ओके, पूरा पूरा फुल फ्लेज आपको नॉर्मल देखने को मिलेगी। ये बताऊं, ये अगर मैं बताऊं तो ये भी आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव रहने वाला है, प्रॉपर आपको लिखना पड़ेगा, मतलब कि जब हम लोग करेंगे तो यूल गेट टू नो, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत आसान है। और इसमें ना आपको फ्री के नॉर्मली मार्क्स मिलेंगे। आप पैसेज वगैरह तो आप लोग लिखे होगा पैसेज वगैरह, ठीक है, पैसेज एंड ऑल, तो समथिंग लाइक दैट रहेगा, ठीक है ना। और इसके भी सब्जेक्ट में भी दो पार्ट हैं, एक आपका इंग्लिश ग्रामर का पार्ट रहने वाला है और एक दूसरा पार्ट रहेगा दैट विल बिजनेस कम्युनिकेशन का, ठीक है ना। इसके दो पार्ट नॉर्मली रहेंगे, हाँ दो पार्ट रहेंगे। एक प्रॉपर इंग्लिश ग्रामर जैसे मैंने नाम लिया, जो आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच बोल के नॉर्मली पढ़े होंगे, ग्रामर वगैरह रहेगा। एंड दूसरा रहेगा पार्ट आपका कम्युनिकेशन, जिसमें आपके पास में वही फॉर्मल इनफॉर्मल, राइट, जब कम्युनिकेशन करते हैं तो बिजनेस कम्युनिकेशन नॉर्मली क्या है, देखो कम्युनिकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द बिजनेस कम्युनिकेशन, तो दोनों के अलग अलग पार्ट है, दोनों को लेकर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तीसरा, जी हाँ, तीसरा जो आपका सब्जेक्ट रहने वाला है दैट विल बी इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट विच इज़ ऑल्सो फॉर 100 मार्क्स, और ये भी आपका सब्जेक्टिव रहने वाला है।
इकोनॉमिक्स आप तो पढ़ा ही होगा, आपने तो पढ़ा ही होगा। ओके, इकोनॉमिक्स जब नॉर्मली आप पढ़े हो तो पढ़ा है डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट, मार्केट, वो सब आपको देखने को मिलेगा। एंड सुनो सुनो सुनो, इकोनॉमिक्स तो ये आपका है, ये अलग पार्ट है, 50 मार्क का रहेगा। एंड अलग से ये लोग बिजनेस इन्वायरमेंट भी 50 मार्क का डाल के रखा है, ठीक है ना। अच्छा, जिससे बिजनेस इन्वायरमेंट मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली बात करता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं, मान लो आप सीएस बन गए, मैं आपके पास आया और मैंने बोला सुनिए मैडम, मेरे पास 100 करोड़ रुपए हैं एंड मैं चाहता हूं कि मैं एक बिजनेस करूं, तो आप मुझे क्या सजेस्ट करोगे, बताओ तो क्या बोलोगे? क्या चीज़ का बिजनेस? वही तो इन्वायरमेंट चेक करना है मुझे, क्या चीज़ का बिजनेस बोलोगे? मतलब यू विल हैव टू अपडेटेड रिगार्डिंग कि भैया आने वाले टाइम पे क्या चीज़ का मार्केट रहने वाला है, किसका डिमांड होने वाला है। तुम समझो, बिजनेस इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स दोनों कनेक्टेड है। क्या चीज़ मार्केट डिमांड रहेगा, आने वाले टाइम पे किन किन चीज़ों को हम लोग और ज़्यादा परचेज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग उसका आप कंपनी बनाने के लिए बोलोगे ना। मेरी बात समझ पा रहे हो कि अभी जो है वो कल भी रहेगा, ऐसे तो नहीं है ना, तो समझो। लेकिन हम लोग देखो तो हर चीज़ का तो ना एक तो फेज आता है, अब उस फेज में उसी जगह तुम बिजनेस करोगे तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली फ्लरिश होगा। मेरी बात समझ रहे हो क्या, राइट? तो उसके अकॉर्डिंग आप मुझे गाइड करोगे ना, कि तो आप बोलोगे ना हाँ आने वाले टाइम पे ना ये चीज़ करा। साथ में इन्वायरमेंट में मुझे ये भी चेक करना है कि जो चीज़ का बिजनेस करने की बात करते हो वो कहाँ पे करोगे, मतलब एरिया। अब जैसे एक बात मुझे बताओ, आपके अब जहाँ पे रहते हो, आप कहाँ रहते हो? मैं चाचल में रहती हूँ। ओके, तो आपने वहाँ पे देखा है ना कि हर चीज़ का मार्केट अलग अलग होगा। मे बी अगर कपड़े के लिए कुछ एक अलग मार्केट होगा, राइट? बाकी अगर तुमको सामान लेना है तो उसके लिए अलग अलग मार्केट है। जैसे हम लोग कलकत्ता में रहते हैं, तो कलकत्ता में एक तो बड़ा बाजार है, अब उसमें बहुत सारे मतलब कि ढाका पट्टी है, गली गली है। अब हर गली एक एक प्रोडक्ट के लिए फेमस है, अब उसमें एक सामान के लिए 10 दुकान है। मेरी बात समझ रहे हो, राइट? अब सोचो तो उस गली में जिस चीज़ का दुकान होगा, माने जिस सामान का डिमांड होगा, वो तो उसी का वहाँ पे रहेगा ना। जैसे मान लो कि एक 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 पट्टी है मावा पट्टी, तो मावा पट्टी में क्या मिलेगा, मक्खन बटर ये सब मिलता है। अब मैं वहाँ पे जाके मेडिसिन का दुकान खोल दूँ, चलेगा? नहीं। कपड़े का दुकान खोल दूँ, चलेगा? नहीं ना। तो ये आपका सोना, आपका होटल रेस्टोरेंट बाकी जो बिजनेसेस होते हैं उन सब के लिए बेस्ट चीज़ बोलो क्या है, लोकेशन। तो बिजनेसेस कहाँ पे आपको रहना चाहिए, उन सब चीज़ों को भी लेकर देखने को मिलता है, और हम लोग सीखेंगे थ्रू कौन सा, बिजनेस इन्वायरमेंट। समझ पाए? आई होप यू कैन कनेक्ट दिस थिंग्स, राइट? चौथा चीज़ जो हमें दिखता है, चौथा एंड लास्ट पेपर वी कैन से बिजनेस लॉ एंड मैनेजमेंट। बिजनेस लॉ एंड मैनेजमेंट, जो कि ये भी आपका 100 मार्क का वेटेज रखता है। कितने मार्क का? 100 मार्क का वेटेज रखता है। और अच्छी बात बताऊँ क्या है, बोला क्या, ये आपका पूरा पूरा एमसीक्यू है। बेस्ट पार्ट है, एक बात बोलूँ सुनो ना, लॉ की दुनिया एक अपनी अलग दुनिया होती है, और इसमें लिखने में बहुत लोगों को तकलीफ होती है। तो इंस्टीट्यूट बोला एक काम करो, आपका तकलीफ मैं नहीं दूंगा, ये जो सब्जेक्ट है मैं एक काम करता हूँ, एमसीक्यू करता हूँ, आप पढ़ के ABCD करके टिक मार्क कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड द बेस्ट पार्ट इज व्हाट, कि यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो ये इसका अच्छी बात है कि अगर आप चाहो तो एट लास्ट होता नहीं कि ABCD जय माता दी कर सकते हैं, बट नॉर्मली हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग इतना अच्छे से चीज़ों को पढ़ लेंगे जो आपको मज़ा आएगा। एक बात और, इसके अंदर भी यू कैन सी, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना, ये दो है, पेपर एक है, सब्जेक्ट दो है। बिजनेस लॉ एक आपका ये अलग सब्जेक्ट है, और मैनेजमेंट ये आपका एक अलग सब्जेक्ट है। बिजनेस लॉ मतलब क्या, प्रॉपर्ली हम लोग लॉ की दुनिया में जाके घुस की बात करेंगे। एंड CS जो आप कोर्स कर रहे हो उसमें फेमस बोलो क्या है, लॉ ही तो है। मेरी बात समझ रहे हो, राइट? तो मेन तो लॉ ही है, हाँ कि ना। बट इन लोगों ने इस सब्जेक्ट को टफ नहीं बनाया आपके लिए, बोला कि पहला स्टेप है ना तो मैं इजी कर देता हूँ, लेकिन जो इसके बाद का स्टेप है एग्जीक्यूटिव में जब आओगे तो उसमें आपके पास में पूरा पूरा 7 सब्जेक्ट में 7 पेपर्स हैं आपके एग्जीक्यूटिव में, 7 पेपर्स हैं। 7 में से आपके 5 पेपर लॉ का है, 2 पेपर आपका अलग है। जी हाँ, 2 पेपर आपका अलग है, बाकी 5 बोलो क्या है, लॉ का पेपर है, राइट? एक बात और,
ये जो मैनेजमेंट है ना बेटा, मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट जो ये आपका सब्जेक्ट है, मैं बता दूं पहले ही कि मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट जो आप पढ़ के आए हो बिजनेस स्टडीज, जो आप बता रहे थे कि आपका फेवरेट है, समझे? मतलब क्या है, आपने पढ़ा है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, हाँ जी, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, अच्छा। राइट? तो ये आपका सिलेबस मैंने मोटा मोटी बोला, मैंने मोटा मोटी आपको बोला, ये आपका 400 मार्क का एग्जाम होगा। एंड यू नो आपको अगर पास होना है तो पासिंग मार्क कितना लेके आना पड़ेगा, पता है क्या? पर सब्जेक्ट 40, हाँ जी, और अग्रीगेट में 50%। 50%। जी हाँ, मतलब कि आपको इन एवरी सब्जेक्ट यू हैव टू स्कोर 40% एट लीस्ट। अगर मान लो, सुनना, अगर मान लो आपके पास में 400 मार्क में 50%, मतलब आपको 200 लाना है, राइट? अगर मान लो आपने अग्रीगेट में यहाँ पे 220 मार्क लेके आ गए, बट अगर किसी भी एक सब्जेक्ट में, अगर जो आपके पास किसी भी इन सब पेपर में अगर किसी में भी आपका 40 की जगह 39 आ गया ना, आ गया ना 39, तो आप फेल हो जाओगे। जैसे मान लो आपका इसमें आ गया 50, 60, 50, इसमें कितना आ गया 39, हाँ कि ना? तो अगर तुम देखो, सुनना, अगर तुम देखो तो आपके पास में जस्ट एक मार्क लॉ में आ गया ना कम, तो आप फेल हो जाओगे। समझ पा रहे हो? मतलब कि आपको इन एवरी सब्जेक्ट कितना 40%, 40% और अग्रीगेट में 50% तो लेके आना ही पड़ेगा। ठीक है। अब एक बात मेरा और ध्यान रखो, आपने शायद ये लिखा भी होगा, तो एक मैं बता दूं कि मेरा ना एक आदत रहता है कि मैं बच्चों को बोलता हूं, सुनना, आप स्टार्टिंग से ही बगल में एक टारगेट बना के रखो कि मुझे अपने किसी सब्जेक्ट में कितना स्कोर करना है, मुझे ये टारगेट अचीव करना है। और हाँ, हम जब पढ़ेंगे तो हम सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ेंगे, हम लोग ऐसे पढ़ेंगे ताकि मुझे मेरा रैंक के लिए टारगेट करेंगे। अगर रैंक के लिए करते हो टारगेट स्टार्टिंग से ही, तो आपका एक मेंटल स्टेट थोड़ा बदलेगा और आप अच्छे से उस पर फोकस भी कर पाओगे। मेरी बात समझ रहे हो, राइट? तो वी फोकस लाइक दैट, एंड मे बी जब से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आई विल गेट टू यू कि आप कितना जानते हो, कैसे, कितना आप हार्डवर्क कर सकते हो, उस अकॉर्डिंग हम लोग और अच्छे से प्लान करेंगे आपके लिए, ठीक है? चलो, तो फिर टारगेट कितना रहेगा, तो सुनना, अकाउंट्स इज वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, तो हम लोग इसमें अपना 80 प्लस रखेंगे, तो रहेंगे 80 प्लस, 80+। हाँ जी 80 प्लस पक्का से इसमें लेके आएंगे। दूसरा, बिजनेस कम्युनिकेशन, इंग्लिश ग्रामर है, आपका पैसेज है, तो इसलिए मैंने पूछा आपका इंग्लिश कैसा है, तो इसमें भी टारगेट हम लोग अपना 80 प्लस रखेंगे। जिसमें लगता है कि थोड़ा सा कम रहेगा तो 80 प्लस, ठीक है। इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इन्वायरमेंट, सुनो ना, ये जो दोनों सब्जेक्ट है ना, इसे हम लोग 90 प्लस करेंगे, क्योंकि हाँ ये हमारा ऑलरेडी पढ़ के आया हुआ सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स तो आप थोड़ा जानते ही हो, और अभी तो आप लिख के भी आए हो एग्जाम देके क्लास 12 में, लिख के आए तो होंगे ना, राइट? तो आपको ऑलरेडी पता है, तो टारगेट हमारा इस पर 90 प्लस रहेगा कि हमको 90 प्लस इस पर लेके आना ही आना है। ठीक है। भैया 90 प्लस आ सकता है क्या? हाँ आ सकता है। मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करता हूँ, एवरी संडे नॉर्मली आपका मॉक टेस्ट होता है, एवरी संडे मॉक टेस्ट जितना भी मैं लूँ, सारे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना, घर पे बैठ के एकदम विद इन द घड़ी का टाइम, घड़ी अपना हाथ में लेना, टाइम पे 2 घंटा का टाइम हो तो 2 घंटा, 1 घंटा का हो तो 1 घंटा, प्रॉपर उस टाइम में लिख के आंसर अपने स्कैन करके मुझे पीडीएफ बना के भेज देना, आई विल चेक एंड आई विल सेंड टू यू। ओके। तो ये मिस मत करना, ठीक है? बिजनेस लॉ एंड मैनेजमेंट चूंकि तुम्हारा फेवरेट भी है, तो हम लोग इसमें भी 90 प्लस टारगेट कर सकते हैं। क्यों? एमसीक्यू भी है, राइट? सोचो अगर हम लोग ऐसे स्कोर करते हैं ना, तो देखो 90 कितना हो गया, 180 प्लस 80, 260 प्लस 80 कितना 340। अगर आप 340 मार्क्स लेके आते हो ना, तो आपका रैंक कहीं नहीं गया, आराम से आपका रैंक आएगा, और अभी आपका टॉप 3 में रहेगा, टॉप 3 में रहेगा। मतलब कि आपका जो रैंक 1 आता है, नॉर्मली आपका 350 समथिंग मार्क्स लेके आओगे तो आपका रैंक को 1 आ जाता है, 340 मतलब रैंक 2 3 आ ही जाएगा। समझ रहे हो? अब तुम देख लो कि क्या आपको 400 मार्क में 340 प्लस लाना पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? अगर मैं ट्राई करूँ तो पॉसिबल है। एकदम पॉसिबल है, हाँ। तो इसलिए तो मैंने बोला कि ये हम लोग टारगेट रखेंगे, और ये पहले से ही हाई रखेंगे ना कि हमको ये चीज़ चाहिए, तो हम लोग उसको लेके आ जाएंगे, अचीव कर सकते हैं। देखो, एक होता है ना कि एक वांट, एक हो गया नहीं यार, बहुत होता है ना कि हमको सिर्फ पास होना है भैया, वो बता दो। एक होता नहीं भैया हमको रैंक लेके आना है, हमको अच्छा कमाना है। मेरे पास समझ रहे हो? तो उसके लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, तो यू विल गेट दैट थिंग। ओके। फाइन, आपने इसको नोट कर लिया?
आगे बढ़े हम लोग। चल, अब ये थोड़ा सा हम लोग जो लॉ की बात करने वाले हैं, तो लॉ को बेटा जाओ। अब सुना, यहाँ पे बिजनेस लॉ एंड मैनेजमेंट, एक बार इसको तो लेके बात करते हैं। तो जैसे मैंने बात किया, इसके दो पार्ट है। बिजनेस लॉ विल बी फॉर द 60 मार्क, कितना बताओ 60 मार्क, जिसमें आपके पास में पूरा पर देखो ना 6 चैप्टर्स हैं। कितना है? देयर आर 6 चैप्टर्स, जो नॉर्मली यस 6 चैप्टर्स हैं। पहला आपके पास में इंट्रोडक्शन टू लॉ, मतलब लॉ क्या होता है, लॉ कैसे बनता है, लॉ के मेन सोर्सेज क्या क्या हैं, राइट, उन सब चीज़ को लेके बात करेंगे। अगला है हमारे पास में कंपनी लॉ। सुनना, कंपनी लॉ जो आपका यहाँ पे एक चैप्टर है ना, एग्जीक्यूटिव में जब अगले लेवल पे आओगे तो ये आपके लिए पूरा पूरा सब्जेक्ट है। तो यू कैन इमेजिन कितना बड़ा है कंपनी लॉ। जो आपका यहाँ पे बोलो क्या है, एक चैप्टर है, छोटू सा चैप्टर है, राइट। यही आपके एग्जीक्यूटिव में क्या है, एक पूरा सब्जेक्ट है कंपनी लॉ का। अच्छा। यस। अगला लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो लेके बात करेंगे। आपके पास में पार्टनरशिप और एलएलपी को भी लेके बात किया है, पार्टनरशिप एक्ट और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। अगला मेरे पास में सेल ऑफ गुड्स एक्ट दिया हुआ है एंड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट दिया हुआ है। तो ये हमारे पास में 6 चैप्टर दिया हुआ है। एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा इसको भी एक बार थोड़ा सा अपने कॉपी में बना कर रख लेते हैं कि हमको टारगेट जो चैप्टर वाइज है वो क्या क्या है। तो एक काम करो, थोड़ा सा कॉपी में एक पेज बना लो, इट विल गुड फॉर यू, ठीक है ना। तो एक बार बना लो, लिखो, ऐसे करो, पहले ऐसे कर दो, लिखो बिजनेस लॉ एंड मैनेजमेंट, बिजनेस लॉ एंड मैनेजमेंट, ये जो सब्जेक्ट है इसके 2 एरो निकालो, ऐसे कर लो, दिस इज पार्ट ए एंड दिस इज पार्ट बी। पार्ट ए is business law which contain 60 marks, fine, and the part B is management, which is for 40 mark, yes. now हम लोग 60 मार्क के लिए जो कवरेज है एक बार उसको भी यहाँ पे नोट कर लेते हैं। 60 मार्क के लिए जो कवरेज है उसको भी यहाँ पे नोट कर लेते हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन टू लॉ कर दो, जो प्रॉपर लॉ का इंट्रोडक्शन को लेके बात करेंगे। दूसरा चैप्टर, यस वी कैन से, दूसरा चैप्टर वी कैन से कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 दूसरा चैप्टर। तीसरा जो आपके लिए वी कैन से द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। चौथा जो पढ़ेंगे दैट विल बी द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। पांचवा जो हम लोग पढ़ेंगे दैट विल बी द पार्टनरशिप एक्ट 1932। सिक्स्थ चैप्टर जो बात करेंगे द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू लॉ, कंपनीज एक्ट 2013। थर्ड वन इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। फोर्थ वन द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 and partnership act 1932. Sixth one limited liability partnership act 2008. And the seventh chapter and last chapter we can say the negotiable instrument act 1881। ये हमारे पास में 7 चैप्टर्स है, यू कैन सी देयर।
7 चैप्टर्स कौन है? थैलाफोरा रीजन। यस 7 थैलाफोरा रीजन। तो ये हमारे 7 चैप्टर्स हैं। देखो अभी तक CSCET एज पर न्यू सिलेबस एग्जाम तो हुआ नहीं है, बट फिर भी जो मुझे लगता है कि चैप्टर वाइज जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, जो मुझे लगता है, मैं एक बार एक्सपेक्टेड जो मार्क्स एग्जाम में आएंगे मैं उसको थोड़ा लेके बात करता हूँ। हाँ, आने वाले मंथ्स में जब अभी जो आपका तो एग्जाम सेकेंड में होगा, अक्टूबर में होगा, तो जून में पेपर भी हो जाएगा, तो हम लोग उसको भी लेके कर लेंगे डिस्कशन कि पेपर पैटर्न क्या है। दूसरा, इंस्टीट्यूट अभी कुछ चीज़ें रिलीज करेगा, अभी किया नहीं है, कि उनका मॉक टेस्ट पेपर किस तरह से रहेगा, तो वी कैन थिंक कि हाँ जी इस पैटर्न में क्वेश्चन पेपर नॉर्मली रहने वाले हैं, ठीक है ना। बट फिर भी जो मुझे लगता है सुनना, आपके पास में अप टू 5 to 6 मार्क का क्वेश्चन पहला चैप्टर से रहेगा। जी हाँ, इंट्रो से 5 से 6 मार्क का एक सवाल वो लोग नॉर्मली देगा, ठीक है। कंपनीज एक्ट से जो मुझे लगता है वो लोग यहाँ से 10 से 15 मार्क के सवाल देगा। यस, 10 to 15 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, 10 to 15 मार्क का। लेकिन ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, मुझे लगता है कि यहाँ से आपके लिए 20 से 25 मार्क का रहेगा। 20 to 25 मार्क का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से पूछा जाएगा, जो कि डैम श्योर है, रहेगा ही रहेगा, राइट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो मुझे लगता है यहाँ पे आपके लिए 10 to 15 पकड़ लो, पार्टनरशिप के लिए भी 10 to 15 पकड़ लो, लेकिन LLP के लिए 5 से 6 मार्क पकड़ लो, 5 से 6 मार्क पकड़ लो। एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अगेन वी कैन से 10 to 15 मार्क का। सबसे ज्यादा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से आ सकता है। हाँ बेटा, सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे बड़ा चैप्टर भी यही है। अच्छा। सबसे बड़ा चैप्टर भी यही है। मतलब देखो हम लोग जब पढ़ेंगे तो बात करेंगे। जब मैं पढ़ाता हूँ फुल फ्लेज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट अगर रेगुलर बैच में, तो मुझे इसके लिए 20 क्लास लगता है, 20 क्लास मिनिमम, 2-3 क्लास ऊपर होगा, नीचे नहीं होगा। हाँ जी। और अगर मैं क्लासेस में बात करूँ तो चलो मैं वो भी बोल रहा हूँ कि मैं कितना नंबर ऑफ क्लासेस कौन से चैप्टर में रहेगा। मैं बोल दूँ क्या ये भी चीज़ आप नोट करना चाहोगे क्या? चलो एक सेकंड। ब्लैक के ऊपर में और कौन सा कलर चलता है बताओ तो? नहीं, ब्लैक के ऊपर में ये जो ब्लैक स्क्रीन है उसके ऊपर में क्या कलर दिखता है अच्छे से? ये दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। ओके चलो तो सुनो ना, इसमें इंट्रो टू लॉ में आई टेक 3 क्लासेस, 3 मैथ से लिख रहा हूँ, 3, ठीक है ना। कंपनीज एक्ट में 4 to 5 क्लासेस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 20 क्लासेस, 20 to 22 पकड़ लो, 20 से 22 क्लासेस में लगेगा। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में 5 क्लासेस, पार्टनरशिप में 4 से 5 क्लासेस, LLP में आप लोग के लिए 2 क्लासेस। LLP आपका यहाँ पे भी EET में भी है और अगले लेवल पे भी एग्जीक्यूटिव में भी दिया गया है, ठीक है। हाँ जी, और नेगोशिएबल में आपके लिए 4 से 5 क्लासेस। तो तुम खुद देख लो मैक्सिमम टाइम डिवोट कहाँ पे हो रहा है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। मतलब 20 क्लास इक्वल टू 20 मार्क। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा एक बार फिर से यहाँ पे आते हैं। देखो तो ये हमारा पार्ट ए हो गया, राइट। अगर पार्ट बी यहाँ पे देखो, बोलो क्या है? बिजनेस मैनेजमेंट, कितना है? 40 मार्क का। अब तुम देख के तुम्हारे आंखों में चमक आएगी, जो क्यों आप पढ़ के आए हो ऑलरेडी। देखो क्या है? इंट्रो टू मैनेजमेंट, जिसमें देखो क्या है आंसर है, वैदिक टू इंडस्ट्रियल एरा, मतलब पहले पुराने से इंडस्ट्रियल एरा में जब स्विच किया तो बिजनेस कैसे से चला था। हाँ कि ना। मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है? मैनेजमेंट आपका एक आर्ट भी है, साइंस भी है, प्रोफेशन भी है, एज यू नो ऑलरेडी, पढ़ा तो होगा। हाँ कि ना। मैनेजमेंट जो है ये आपके परस्यूसिव भी है, डेमोक्रेटिक, कंसल्टिव, ट्रांसफॉर्मेशनल, विजनरी, इन सब चीज़ को लेके बात करता है। अगर तुम देखो तो मैनेजर का जो नॉर्मली फंक्शन है, फंक्शन में आता है क्या? आपके ने था प्लानिंग, पढ़ा था ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, हाँ कि ना, राइट। अगला प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इन मॉडर्न अप्रोचेस, जो आपके हेनरी फ्योल के जो 14 प्रिंसिपल्स है ना, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये तुम पढ़ी होगी ना? हाँ ये भी पढ़े।
एकदम। और जो टेलर के महानुभाव भी कुछ साइंटिफिक मैनेजमेंट पे बात किए थे, ये भी बात करेंगे हम लोग, एकदम एकदम एकदम। अगला, ये सबसे इंपॉर्टेंट और नया चीज आपके लिए बोलना चाह रहा है कि जब आप सीएस बनोगे तो आपका अप्रोच क्या रहेगा। छोटे मोटे कंपनी में काम करते हो तब क्या रहेगा, बड़े कंपनी में काम करते हो तब क्या रहेगा, राइट। तो ये हम लोग को यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो दिस इज अबाउट द लॉ सब्जेक्ट। क्या मैं ये जो चैप्टर यहाँ पे मैं इसको भी वहाँ पे लिख दूँ क्या? हाँ लिख दे। अच्छा, तो एक बार इसको भी लिख लेते हैं। आइए मैनेजमेंट वाले पार्ट में यहाँ पे आके इसको लिख लेते हैं। चलिए, कवरेज पहले लिखिए, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, MGMT शॉर्टकट में चलेगा। हाँ हाँ। दूसरा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर में बेटा जी इसमें जो रहेगा वो रहेगा आपका पहला, आपका रहेगा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। देखो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग भी रहेंगे क्योंकि नाम चेंज करके दिया हुआ है, कंट्रोलिंग भी आपके लिए है, नाम चेंज है। अच्छा। हाँ जी। तीसरा आपके पास में, हाँ जब प्लानिंग मैंने बोला ना बेटा, तब प्लानिंग के अंदर में आपका फोरकास्टिंग को भी लेके बात की जाएगी। फोरकास्टिंग का नाम सुना आपने? फोरकास्टिंग, प्लानिंग से भी जो पहले स्टेप आता है बोलो क्या होता है, फोरकास्टिंग ही तो आता है ना। प्लानिंग से पहले हम क्या करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं। जी हाँ। हम लोग के बुक में सिलेबस में नहीं था तो वो। ओ कोई नहीं, हम लोग पढ़ेंगे, हाँ। हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे एक और चीज लिखो ना जो आपके लिए मेन बात की था, बोलो कौन सा, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अगला इसमें जो साइंटिफिक रिसर्च वाला काम था वो भी था, जिसमें दोनों की बात करेंगे। कौन सा, हेनरी फ्योल एंड टेलर, इन दोनों का जो प्रिंसिपल्स है उनको लेके बात करेंगे। हाँ जी। तो दिस इज योर सिलेबस वी कैन से। अब बताओ खुशी, हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? बोल रहे हैं ये सारे एमसीक्यू वाले हैं। हाँ, ये सारे आपके MCQ आएंगे यहाँ से। अच्छा, खुशी का जो अभी क्लास नहीं कर पाएगी, अच्छा क्योंकि इसका इंटरनेट का चला गया, वाईफाई, चलो कोई नहीं, वीडियो देखेगी। ओके चलो, ये बात मैंने समझ पाए तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं। ओके चलो जी, तो हम लोगों ने अपना सिलेबस को लेके समझ लिया, बात कर लिया। अब क्या है ना, जब हम पहला क्लास बात कर रहे हैं, थोड़ा सा कुछ और बात कर लेते हैं। एक बात मुझे बता बरसा, तुमको CS करने के लिए बोला कौन? Who told you to do the CA? कोई खुद से सोच। खुद से? क्यों सोचा? मैं तीनों स्टेज देखी, सीए में। हाँ। तो सीएस में जस्ट थोड़ा थियोरेटिकल ज्यादा है। अच्छा, तो यू आर लाइक कि चलो प्रैक्टिकल में थोड़ा सा मेरा हाथ तंग है तो थ्योरी में ये हम कर सकते हैं। हाँ मेरे को थ्योरी में ज्यादा इंटरेस्ट है, थ्योरी ठीक लगता है मेरे को। नाइस। चलो, अगर कोई आपसे पूछे, जैसे मान लो अभी आप CA-CET दे रहे हो, अक्टूबर में दो के आपका एग्ज़ाम निकल भी जाएगा, मैं निकलवा दूंगा। मेरे पास में अभी तक CA-CET में खास करके 100% रिजल्ट रहा है, कोई मेरे पास फेल नहीं हुआ है। तुमको जो रेफ़र किया है ना, तुमको जो रेफ़र किया है नीरज राइट, वो हमसे CMA फाउंडेशन CS-EET दोनों पर है। उसका CA-CET करने का उसका लास्ट मोमेंट प्लान बना था। एंड कैन यू इमेजिन, मैंने उसको 1 महीने पढ़ा के CA-CET पास करवाया था। मेरे को बताया कि मैं बस 1 महीने में कंप्लीट किया। हाँ, 1 महीना मैंने पढ़ाया था उसको, मतलब डेली के 6 घंटे 7 घंटे क्लास चलते डेली।
बट हमारे पास तो बहुत टाइम है, और हाँ उस टाइम आपका पैटर्न भी अलग था, तो दैट वाज डिफरेंट, बट नाउ लाइक सिनेरियो इज डिफरेंट। मतलब एक्सट्रीम बेस था तो हाँ, तो तुम उतना डिटेल में नहीं जा रहे थे, पढ़ के भी तुम चला ले रहे थे। और बेस्ट पार्ट वाज कि पहले अकाउंट्स भी नहीं था। अच्छा। हाँ जी, सी एस सी टी में अकाउंट्स नहीं था। उन लोग का था आपका लॉज। हाँ जी हाँ जी, मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं थी उसमें। अभी उन लोग न्यूली न्यूली सब चीज़ें यहाँ पे ऐड की है। उन लोगों के लॉ के अंदर में आपके पास जो 7 चैप्टर है ना, उन लोगों के पास मात्र 2 चैप्टर, दो नहीं 3 चैप्टर था। लॉ बस 3 चैप्टर का था, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट और लॉ ऑफ टॉर्ट्स, बस। और कुछ था ही नहीं उनके पास में। बेटा बाद में बात करें, हम बाद में बात करते, गेट लगाओ तुम, 1 मिनट बेटा। सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, चलो डन, यहाँ तक समझ गए। तो अब हम लोग थोड़ा सा मेन बात कर ले, जो मैं बोलने वाला था। बोलो क्या, डू यू नो सी एस करता क्या है? इसलिए मैंने पूछा कि सी एस आप कर क्यों रहे हो। चलिए देखो, अगर मैं आपके पास प्रॉपर बात करूं, तो जो सी एस है, सी एस जो है इसका जो फुल फॉर्म है, बोलो क्या है? कंपनी सेक्रेटरी। अब एक बात बोलूं, बहुत लोग ये सेक्रेटरी वर्ड सुन के ना उनको लगता है यार सेक्रेटरी बनेगा ये या बनेगी ये। वो लोग सेक्रेटरी का मीनिंग कुछ और ही सोचते हैं, राइट? उनको उनको नॉर्मली पता ही नहीं कि भाई साहब यहाँ पे सेक्रेटरी का मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब एक ऐसा पर्सन जो आपके कंपनी के सारे लीगल कंप्लायंसेस को संभालता है। लीगल कंप्लायंस मतलब क्या? देखो, जब आज के डेट में सपोज करो कि मैंने एक कंपनी बनाया, कंपनी का नाम बोलो क्या है? आरटी लिमिटेड। ये मैंने कंपनी बनाया। अब जब मेरी कंपनी बनी ना, तो इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन प्रॉपरली ये आपका एज पर कंपनीज एक्ट 2013 होना चाहिए। और जब तक इस एक्ट के अंदर में आपका बिजनेस रजिस्टर नहीं होगा, आप उसको कंपनी भी नहीं बोल सकते हो। तो अगर आज मुझे कंपनी बनाना है, तो मेरे पास ड्यूटी क्या है कि भाई साहब सीएस के पास में जाओ। सीएस इज ओनली द पर्सन, नॉर्मली काम सीए भी करता है, बट इसमें जो एक्सपर्ट होता है बोलो कौन होता है? सीएस होता है। सीएस के पास में प्रॉपर जानता है कि एक कंपनी कैसी बनती है। उतना ही नहीं, कंपनी बनाने के बाद जब कंपनी को आप ऑपरेट करने जाओगे, आप इसको चलाओगे ना, आंसर हाँ, तो ड्यूरिंग द कंपनी का ऑपरेशन आपको बहुत सारे लीगल कंप्लायंसेस को फुलफिल करना होता है। बहुत सारे लीगल कंप्लायंसेस को फुलफिल करना होता है। अब वो लीगल कंप्लायंस के बारे में मुझे कौन आइडिया देगा, कौन बताएगा, कौन हैंडल करेगा? आंसर है वो भी काम सीएससी करेगा। बोलो कौन करेगा? सीएससी करेगा। उतना ही नहीं, हमारे देश में अगर कोई भी जो बड़ी कंपनी होती है ना, उनके 3 टाइप के होते हैं ऑडिट। कितने होते हैं? 3 टाइप के ऑडिट होते हैं, जो हर कंपनी को कराना ही होता है। आप उससे अपने आप को बचा नहीं सकते हो, कोई चांस ही नहीं है। भाई कौन कौन सा ऑडिट? तो सुनो, पहला होता है अकाउंट्स ऑडिट। अगर सिंपल बोले तो बोलो कौन सा भी होता है? अकाउंट्स ऑडिट, या इसी को एक और नाम से जानते हैं स्टेटूटरी ऑडिट। क्या होता है? स्टेटूटरी ऑडिट, जो नॉर्मली बोलते हैं। दूसरा होता है आपका कॉस्ट ऑडिट। बोलो क्या होता है? कॉस्ट ऑडिट। और तीसरा होता है आपका सेक्रेटरियल ऑडिट। सेक्रेटरियल ऑडिट, ये आपका 3 टाइप के ऑडिट नॉर्मली होते हैं। बोलो कौन कौन सा? अकाउंट्स, कॉस्ट और सेक्रेटरी। यस, अकाउंट्स जो ऑडिट है ना, इट कैन बी डन ओनली बाय द सीए। बोलो कौन करेगा? सीए। कॉस्ट ऑडिट कैन ओनली बी डन बाय द सीएमए। बोलो कौन करेगा? सीएमए। लेकिन ये जो तीसरा ऑडिट है सेक्रेटरियल, ये कौन करेगा? दैट कैन बी ओनली डन बाय द सीएस। क्या मेरा बात समझे?
राइट। तो मैंने 3 चीज बोला यहाँ पे, एक कंपनी को इनकॉर्पोरेशन के लिए जितने भी कार्यक्रम होंगे, परफॉर्मेंस होंगे, बोलो कौन करेगा? सीएस। कंपनी को चलाने के टाइम पे ऑपरेट करने के लिए जो लीगल कंप्लायंसेस हैं उन सबको फुलफिल करने का काम कौन करेगा? सीएस। कंपनी का जो लॉ लीगल कंप्लायंसेस प्रॉपर्ली फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं उनके लिए ऑडिट भी बोलो कौन करेगा? सीएस। इतना ही नहीं, सुनो, ये तो एक हो गया। अब क्या है ना, जब कल जाके आप सीएस बनते हो ना, तो सीएस बनने के बाद में आपके पास में जनरली 3 ऑप्शन है। बोलो कितना ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है, राइट, जनरली। हाँ, इसके अलावा भी मल्टीपल ऑप्शन है। सीएस मतलब सिर्फ ये जो मैंने ऊपर में काम बोला सिर्फ यही करेगा ऐसा नहीं है भाई। इसके अलावा भी बीइंग अ सीएस आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट रोल हैं दैट यू कैन प्ले। भाई जैसे मान लो आप सीएस बनने के बाद में आपके पास ऑप्शन है कि भाई सीएस बन गए, बोला हाँ, अब आप जॉब में चले जाओ, जो मैक्सिमम लोग वही करते हैं, सीएस बन गए अब जॉब में चले जाएंगे, बोला हाँ। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपना खुद का फॉर्म ओपन करके प्रैक्टिस करो, बोले क्या है? अपना खुद का फॉर्म, यस, प्रैक्टिस करेंगे। मतलब हम किसी के अंदर में क्यों काम करेंगे? हम प्रैक्टिस करेंगे, जॉब में जाना ही नहीं मुझे, हम अपना सीएस फॉर्म ओपन करेंगे, अपने टैक्स का बाकी बहुत सारे काम नॉर्मली करेंगे फिर, राइट। जैसे आपने सुना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, जीएसटी रिटर्न फाइल करना, क्या ये सब काम आप नहीं करोगे क्या? एकदम करेंगे। मतलब सुनो ना, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये 3 काम का तो हो गया बंटवारा, बाकी जितने भी काम है ना वो सभी लोग करते हैं। सीए भी करता है, सीएस भी करता है, सीएमए भी करता है। जैसे मान लो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, जैसे मैंने बोला जीएसटी का कंप्लायंस है, जीएसटी रिटर्न फाइल करना, ये सब काम भी नॉर्मली कौन कर सकता है? सीएस भी कर सकता है, और करता भी है भाई, करता भी है। समझ रहे हो क्या? राइट। तो ये आपके लिए पहले है जॉब प्रैक्टिस। तीसरा, आप सीएस बनने के बाद हो सकता है कि आपके अगर पिताजी के पास बहुत पैसे हैं तो आप अपना खुद का बिजनेस स्टैब्लिश करोगे, नया नया आइडिया लेके आओगे, अरे हाँ कि ना, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप है। और चौथा नाउ वर्ड एक और है, बोलो क्या? अगर आप अच्छे से थोड़ा समझाना जानते हो और आपको अच्छा इंटरेस्ट भी है तो हाँ, आप टीचर भी बन सकते हो मेरी तरह। यस, यू कैन बिकम। ठीक है, तो ये आपके पास में और भी ऑप्शन है। भैया हम तो ये सब बात समझ गए, क्या कुछ और भी काम है जो सीएस करता है? बोला हाँ, लीगल एडवाइजर की तरह भी काम करता है। दूसरा, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने आज आपसे पूछा ना आते आते कि अगर मान लो मेरे पास 100 करोड़ रुपए है और मैं आपसे पूछूं बताओ मैं इसका इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करूं, तो आप क्या फ्री में मुझे बताओगे? क्या एडवाइस होगे क्या? यू विल चार्ज। मतलब क्या कर रहे हो आप? मुझे कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हो। तो ये सारे काम भी नॉर्मली सीएस करके देता है। और एक कंसल्टेंसी का कम से कम लाख रुपए चार्ज करता है एक बार बैठकने का। जी हाँ। अच्छा, डू नो सीएस का कमाई नॉर्मली क्या है? बिकॉज वही तो इंटरेस्ट है, सीएस बनेंगे अच्छा पैसा कमाएंगे, बिकॉज नो मनी नो हनी। हम सीएस कर क्यों रहे हैं? अच्छा पैसा कमाएंगे उसी के लिए तो, राइट। डू नो कितना एक सीएस नॉर्मली कमाता है? मिनिमम की बात करते हैं, चलो मिनिमम कितना कमाता होगा सीएस? 8-10 लाख। यस, 10 लाख तो भाई कहीं नहीं गया। साल के 10 लाख पर एनम आराम से मिलेंगे आपको। लेकिन भैया हाईएस्ट स्काई इज द लिमिट। भाई कैसे? देखो, मार्केट में पैसे बहुत हैं, अब तुमको कितना ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग ये आपको देखने को मिलेगा कि आप कितना अर्न कर सकते हो। जितना ज़्यादा, सुनना, जितना ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल ज्ञान होगा, जितना अच्छे से आप प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ाई को करोगे उतना ज़्यादा आप नॉर्मली कमाओगे। अभी जो सीएस, अभी जो एक मेरी स्टूडेंट है मेघा सौ, राइट, अभी सीएस प्रॉपर बन चुकी है वो, राइट। उसका पैकेज अभी लगा है, हाँ, सी इज नाउ सीएस। कभी हम लोग जब बात करेंगे तो उसको कभी बुलाते हैं बहुत बार, तो सी विल कम, देन मैं उससे भी आप लोगों के साथ में एक बार इंट्रेक्शन करवाऊंगा। मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं जो नॉर्मली सीएस एग्जीक्यूटिव पास कर चुके हैं या सीएस प्रोफेशनल में या सीएस बन चुके हैं, उनको मैं नॉर्मली बुलाता भी हूँ। जो सीए भी बहुत लोगों ने किया है, तो मैं नॉर्मली उनको बुलाता हूँ एंड दे विल कम, आपसे इंटरेक्ट करेंगे, बताएंगे कि वो लोग का जो कॉर्पोरेट जॉब है, वो जो कॉर्पोरेट जॉब में है, कुछ लोग प्रैक्टिस में है, उनका कैसे चल रहा है। एंड एक बेस्ट बात बोलूँ क्या, सीएस बनने के बाद मैक्सिमम लोग जॉब में जाते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस का जो कहानी है ना, ये खाली है, ये बोल का है खाली है। मतलब अगर आप सीएस फॉर्म ओपन करते हो ना
तो बहुत ज़्यादा कमाई है। क्यों भाई साहब? डिमांड ज़्यादा, सप्लाई नहीं है। समझ लो क्या? प्रैक्टिस में बहुत कम लोग जा रहे हैं यहाँ पे, तो जब कम लोग हैं तो क्लाइंट ज़्यादा है, तो आपको क्लाइंट ज़्यादा मिलेगा ना, तो काम तो ज़्यादा करोगे आप, राइट? तो कमाई यहाँ पे क्या है? ज़्यादा है। और लेकिन यही चीज़ कब कैसे कमाना है, तो आपको यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिकल नॉलेज भी रखना पड़ेगा। यस, कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, रुको एक बार तो गूगल भाई के पास आता है और इनसे तो पूछते हैं कि बताओ ना सीएस का सैलरी क्या है। आइए तो सच देखते हैं, आइए सीएस सैलरी इन इंडिया, चलो करते हैं। देखो आपका जब फ्रेशर कितना है, 5 से 8 लाख का। अगर आपका लीडिंग फॉर्म जो अगर जैसे मान लो बिग 4 सीए फॉर्म है, नाम सुनो, लाइक पीडब्ल्यूसी है, डेलॉइट है, ईएनवाई है, राइट, ये सब फॉर्म से करते हो तो आपको कितना मिलेगा? 8 से 15 लाख। अगर आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया है तो कितना होगा? 10 से 15, 10 से 20, राइट। और बाकी सुनो ना, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, वर्ल्ड का सीनियर प्रोफेशनल्स इन टॉप पोजीशन कैन एक्सीड ₹40 lakhs पर एनम टू ओवर 1 करोड़। समझ पा रहे हो? तो मैंने क्या बोला कि बेसिक बेसिस तो आपका 10 लाख तो पकड़ के चलो, बाकी इसका इज द लिमिट। एक बात थोड़ा सोचो, एक बड़ी कंपनी है रिलायंस कंपनी, नाम सुने हो? मुझे बताओ रिलायंस कंपनी के अंदर में अगर मैं आपसे नॉर्मली पूछूं तो आप मुझे बताओ उसका जितने भी मतलब जो लोग हैं वहाँ पे उनका भी तो ऑडिट हुआ होगा ना, सेक्रेटरी ऑडिट, कि नहीं हुआ होगा? हुआ होगा। तो जो रिलायंस कंपनी के जो सेक्रेटरी ऑडिटर होंगे उनको नॉर्मली कितना पैसा मिला होगा बताओ तो? 20-25। क्या लाख? हाँ। क्या बात कर रहे हो, करोड़ में जाओ यार। अच्छा। देखो ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 24-25 का एनुअल रिपोर्ट, ये है एनुअल रिपोर्ट। मैं कुछ चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, रुको, ताकि आपको मालूम तो चले कि कहानी है क्या। ये कंपनी के बारे में कहानी है कि कंपनी के टारगेट क्या है, कंपनी कितना कमाया एंड ऑल। तो मुझे उससे मतलब नहीं है, बीइंग अ सीएस मुझे ये दिखाना है आपको कि सीएस जब सेक्रेटरी ऑडिटर करता है तो उनको क्या क्या मिलता है। एक बात और, नाउ डे सीएस इज अ केएमपी फॉर द कंपनी। क्या बोलते हैं? केएमपी मतलब क्या? की मैनेजरियल पर्सनल। जब केएमपी बात करते हैं मतलब इंपॉर्टेंट पर्सन जो नॉर्मली कंपनी में है उसमें से एक सीएस भी है, एक सीएस भी है। तो सीएस को भी केएमपी नॉर्मली बोला जाता है। और ये सारे वो लोग हैं, ये देखो ना, मुकेश अंबानी के तुम तो आप जानते ही हो, ये बोलो कौन है? डायरेक्टर है। अरे बोलो हाँ कि ना, साथ में बोलो कौन है? प्रमोटर भी है। समझ पा रहे हो? तो ये उनके बारे में बताया गया कि भाई सही कब से काम कर रहे हैं, ये यहाँ बताया गया है। तो मेनली हमको ये सब डायरेक्टर इस कंपनी में है। इनको तो आपने देखा हो बहुत बार, ईसा अंबानी, इनके पास में कितना इक्विटी शेयर है देखो तो, 1,61,04,042 इक्विटी शेयर है। और अक्टूबर 27, 2023 से अपॉइंट हुई हैं, अभी भी ये कंपनी में एज ए डायरेक्टर काम करती हैं, ठीक है। और हम लोग नॉर्मली पढ़ेंगे, बोलो क्या, कि डायरेक्टर के भी टाइप्स होते हैं। आपका यहाँ पे तो नहीं, एग्जीक्यूटिव में है, जब हम लोग आएंगे तो आपका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, समझ रहे हो क्या, राइट। और एक बात और देखो, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मतलब मुकेश अंबानी ने अपने बच्चों के बीच में जितने भी शेयर्स हैं सबको इक्वली शेयर डिस्ट्रीब्यूट किया है। किसी के साथ कोई भी धोखाधड़ी या बोलते नहीं किसी को ज़्यादा किसी को कम, बेटा बेटी करके नहीं कम किया है। इनके पास कितना है? 1610442 है ना। उनके बेटे जो है, पता है ना उनके बेटे, अरे कहाँ जा रहे भाई, उनके जो बेटे हैं दोनों, इनके पास में भी कितना नंबर ऑफ शेयर्स है तो क्या इक्वल है क्या? देख पा रहे हो? हाँ जी। और दोनों के पास में देखो, आकाश के पास भी, अनंत के पास भी, मतलब देखो सबको इक्वल राइट्स दिया गया है। कोई मतलब नहीं कि भाई किसी ज़्यादा किसी कम, एकदम भी नहीं। बेटी है तो कम दिया, ये भी नहीं, सबको बराबर हक दिया जा रहा है। तो उस हक से मतलब नहीं है। मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो बोलो क्या है? सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट। ये बोलो कौन बनाएगा? सीएस। यस, आप बनाओगे।
और जो भी रिपोर्ट बनाओगे उसमें क्या बोलोगे कि एज पर कंपनी एक्ट 2013 जो भी कहानी हुआ है सब कुछ करेक्ट है। दूसरा मैंने क्या बोला, सीएस को एज हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेजरियल पर्सनल में भी नंबर लेते हैं, बोला हाँ जी। तो उस रूप में भी आपको देखने को मिलता है। और आपके पास में जैसे कि अकाउंट्स आप थोड़ा सा पढ़े हैं तो है वो हर्ड अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सुने हो क्या? तो अकाउंटिंग करने के टाइम पे आपको ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ध्यान रखना पड़ता है। सेम चीज़ जब आप लॉ को फॉलो करते हो ना, तो लॉ के लिए जब ऑडिट होगा ना सेक्रेटरियल ऑडिट के लिए, तो वहाँ पे क्या है, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स है। क्या है? सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको फॉलो करना होता है व्हाइल डूइंग कौन सा, सेक्रेटरियल ऑडिटर, राइट। तो ये आपको परफॉर्म करना पड़ता है एसएस को लेके। एसएस मतलब कौन सा, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स, जिसको फॉलो करना होता है। ओके, तो ये आप इस तरह से प्रॉपर रिपोर्ट बना के दोगे। देख पा रहे हो क्या? तो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू। यस, संभालोगे आप? तो ये देख लो आप कितना चीज बना के दोगे, राइट। इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने हर चीज़ आप प्रॉपर मेंशन करके दोगे कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, मैंने एवरीथिंग यू आर गोइंग टू मेंशन। अगला ये बोलो क्या है, इंडिपेंडेंट रिपोर्ट ऑन कंप्लायंसेस। तो जो भी इंडिपेंडेंट रिपोर्ट होगा, कंप्लायंस मतलब क्या, ये जो कंपनी है वो सारी लीगल चीज़ को फॉलो कर रही है, हर चीज़ को फॉलो कर रही है। तो इसकी भी ड्यूटी बोलो किसकी है, सीएस की है। जहां भी कंप्लायंस वर्ड आता है, लॉ आता है, वहां पे कौन आएगा बताना, सीएस हाथ खड़ा, अरे हम हैं, हम देखेंगे, ठीक है। यस, अब एक और चीज दिखा दें आपको, सीएस का पेमेंट कितना मिलता है, दिखा दूं। ओवरऑल ऑडिटर को जो पैसा मिलता है वो मिलता है पूरा पूरा आपके पास में अप्रॉक्सीमेट 93 करोड़ का है। कितने का है? 93 करोड़। हाँ सबको, उनमें से अप्रॉक्सीमेट 8 करोड़, कितना, 8 करोड़ एक सिर्फ सीएस को मिलता है। और वो जो सीएस हैं इस कंपनी के लिए बोलो बोलो कौन है, डॉक्टर के आर चंद्राते। कौन है बताओ, डॉक्टर के आर चंद्राते। देख पढ़ो क्या, यहाँ पढ़ो, सेक्रेटरी ऑडिटर कौन है, द बोर्ड हैड अपॉइंटेड डॉक्टर के आर चंद्राते प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी टू कंडक्ट क्या चीज, द सेक्रेटरियल ऑडिट ऑफ द कंपनी फॉर द क्या, फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो क्या पता आने वाले 10 साल बाद में यहाँ पे नाम तुम्हारा हो, नो वन नोज। इफ यू कैन बिकम सीएस एंड अच्छे से करते हो तो हाँ जी आप वहाँ पे जा सकते हो। चलो बेसिक बात पहले जो मैंने बोला, क्या आप ये समझ गए क्या? तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। क्या आपके मन में कुछ और डाउट है, कुछ जानना आपको, आपके मन में कुछ सवाल है, बताओ। नहीं ना, तो हम लोग एक काम करते हैं, जो प्रॉपर क्लास है लॉ के लिए चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। मैं सोच रहा हूँ प्रॉपरली फुल फ्लेश, तो इसको नेक्स्ट से करें क्या, क्या बोलते हो? तो इतना आई होप आपको प्रॉपर आइडिया मिल गया। एक मान लो ये हमारा एक हो गया आपका ओरिएंटेशन क्लास, उसको हम लोग समझ लिया क्या क्या है। एंड देन हम लोग कल से प्रॉपर आपका फुल फ्लेश्ड एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एंड देन आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, कल कब किसी टाइम पे? हाँ कल भी इसी टाइम में रहेगा क्लास, मतलब आपका 4:30 नहीं होगा कल, तो मेरा दूसरा कर सकते हैं, कल होगा 5:30 पे, ठीक है ना, 5:30 पे, हाँ 5:30 पे, ओके हाँ जी। चलो मिलते हैं फिर कल 5:30 पे, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।